अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ डॉक्टर तलहा अशरफ ज़िया। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो एफएससी का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है सेकेंड ईयर का रिसेंटली। उसके बाद अब बच्चों का क्या लाहे अमल होना चाहिए है। एंड विल ऑल्सो डिस्कस कि एक कब जब भी कोई रिज़ल्ट आता है ना किसी भी चीज़ का, तो दो से तीन कैटेगरीज होती हैं स्टूडेंट्स की। एक वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपने रिज़ल्ट से बेतहाशा खुश होते हैं। फिर एक वो स्टूडेंट्स होते हैं कि जो अपने रिजल्ट से खुश तो होते हैं लेकिन उन्हें होता है कि यार अभी इससे मज़ीद बेहतर हो सकता था। एंड देन कम्स द थर्ड कैटेगरी, वो बच्चे जो अपने रिजल्ट से इंतहाई डिसअपॉइंटेड होते हैं। हम बारी बारी सबको देखने की कोशिश करेंगे। बातें जो इस वीडियो में होंगी वो टोटली प्रैक्टिकल और उनमें कोई फ़िल्टर नहीं होगा। मैं आप लोगों को कोई सब्ज़ बाग नहीं दिखाऊंगा। मैं आप लोगों को जो है खाम खाम में विदाउट एनी मोटिव या विदाउट एनी रीज़न मोटिवेट नहीं करूंगा। बात वो करूंगा जो हकीकत पर मबनी है, क्योंकि अनड्यू आप लोगों को उम्मीद दिला के कल को जब वो उम्मीद टूटेगी तो सबसे बड़ा जो गुनहगार होऊंगा उसमें वो मैं होऊंगा। तो अगर हम लोग सबसे पहली बात कर लें कि आज एफएससी सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ पंजाब के बोर्ड्स में। फेडरल का रिज़ल्ट ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। पंजाब के तमाम बोर्ड्स में जब आज रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, पोजीशन होल्डर्स जो है वो कल अनाउंस हो गए थे। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो लाहौर के अंदर जो लाहौर बोर्ड की जो फर्स्ट पोजीशन थी वो 1159 मार्क्स पे आई आउट ऑफ 1200। और इसके अलावा बाकी बोर्ड्स में भी जो टॉपर्स थे वो 1150 1160s इसी लाइन में जो है फॉल कर रहे थे। अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि वो स्टूडेंट्स जो कि अपने रिज़ल्ट से बहुत खुश हैं, जिनका शुमार उन बच्चों में है कि जिनकी पोजीशंस आई, जिनका शुमार उन बच्चों में है कि जिनकी जो हाई अचीवर्स हैं, जिनके मार्क्स जो हैं उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आए या उनके मार्क्स जो है बहुत अच्छे आए, जिनका एग्रीगेट अगर हम सिर्फ एफएससी का कैलकुलेट करें तो उनकी एफएससी की परसेंटेज जो है वो 93 94 95% के अराउंड है। उन बच्चों को सबसे पहले तो मुबारकबाद बहुत ज़्यादा। और अल्लाह आप लोगों को मज़ीद कामयाबियाँ इसी तरह ही दे और आप इसी मेहनत और जज्बे के साथ जो है वो मज़ीद आगे जो है काम करते रहें। उन बच्चों को बस एक यही मैं हिदायत दूंगा कि प्लीज़ डोंट लेट दिस टर्न इनटू ओवर कॉन्फिडेंस। आई हैव सीन दिस मैनी टाइम्स। अब तकरीबन हमें 6 साल हो गए एम डी कैट के स्टूडेंट्स को गाइड करते, और हमें आइडिया हो गया है क्योंकि बच्चों से इंटरेक्शन रहा है इस सारे टाइम में। तमाम बच्चों के डीएम्स को जवाब देने की कोशिश करते हैं, उनके कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि यार सरफेस लेवल पे तो जो चीज़ें हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है। और हमने बेतहाशा ऐसे केसेस देखे हैं कि एफएससी में अच्छे मार्क्स लेने वाले बाद में इतने ढीले पड़ जाते हैं, वो उनको ओवर कॉन्फिडेंस इतना तबाह कर देता है कि अल्टीमेटली जो है वो अपने एग्ज़ाम के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। उनको पता होना चाहिए है कि अभी भी उनके एग्ज़ाम यानी कि एमडी कैट में अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ रहता है, और ये कि उन्हें ये जो रिमेनिंग टाइम है इसको बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करना है। डोंट ट्राई टू वेस्ट टाइम, या आप सेलिब्रेट करने लग जाएं कि यार मेरे तो एफएससी में बड़े अच्छे नंबर आ गए हैं और जी बल्ले बल्ले शावा शावा, और मैं जी अब क्यों पढ़ूं, मेरे तो एफएससी में इतने अच्छे नंबर आ गए तो एमडी कैट में भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। जब ये गरूर या तकब्बुर या ये जो ओवर कॉन्फिडेंस जब डेवलप होगा ना आपके अंदर, तो उस मोमेंट पे जो है आपकी शिकस्त होगी। आपको बज़ाहिर ये लगेगा कि यार मैं तो एक पोजीशन होल्डर हूँ, मैं तो एक टॉपर हूँ, लेकिन अल्टीमेटली जो है ना ये आपकी आगे की तमाम जितनी भी जर्नी है ना उसको ज़ाया कर देगा। तो एक तो आप लोगों से ये इल्तिजा है कि प्लीज़ आप अपनी मेहनत को उसी तरह जारी रखें। आप अभी भी यही सोचें कि आप जो है एफएससी का रिज़ल्ट आया नहीं है और एफएससी का रिज़ल्ट जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सारी वैल्यू जो है वो आपके एमडी कैट की है। जब भी आपने कभी कामयाब होना है ना किसी चीज़ में, और जब उसमें ये एग्रीगेट वाला सीन होता है, आपने ये नहीं करना कि जी जब आप मैट्रिक पढ़ रहे हो तो आप कहो कि यार इसकी वेटेज तो 10% ही है, कोई बात नहीं मैं कम नंबर ले लेता हूँ। आप ये सोचेंगे अच्छा जी मैट्रिक अगर इंक्लूडेड है उस एग्रीगेट में, चाहे उसकी वेटेज 1% भी क्यों ना हो, आपके लिए वो 100% होनी चाहिए। जैसे आपका दाखिला जो है वो मैट्रिक की मार्क्स की बेसिस पे ही होना है, एफएससी की मार्क्स की बेसिस पे ही होना है। और अब जब आपका एफएससी का रिजल्ट आ गया है और अब आपका तमाम फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एमडी कैट पे है, तो आपने एमडी कैट को ऐसे ही अप्रोच करना है कि जैसे आपका सारा जो हिसाब किताब है, जो टोटल एग्रीगेट है, वो एमडी कैट पर ही मबनी है। तो एक तो ये हो गया। अब हमारे पास आ जाती है वो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स कि जो अपने ड्रीम को उस तरह से अचीव ना कर सके,
या जिनको ये लगता था कि जी उनके मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए और वो उतना स्कोर ना कर सके। सबसे पहली बात तो ये आ जाती है, उन बच्चों के जहन में ये सवाल आता है कि यार मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मेरे इतने नंबर हों, लेकिन मेरे नंबर आए इतने हैं, तो मुझे जो है ना रीचेकिंग की तरफ जाना चाहिए। देखिए रीचेकिंग की ना आपको मैं रियलिटी बता दूं, रीचेकिंग उसको कहना जो है ना इंतहाई ज़्यादती और गलत बात है। रीकाउंटिंग उसको बोला जाता है, जो अगर आप उसको सही मानों में अगर उसको आप कंसिडर करें। रीचेकिंग का मतलब जो है यानी रीकाउंटिंग जो है, उसमें होता यूँ है कि आप लोग जाते हैं अपना टेस्ट वगैरह देखने के लिए जो आपने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया हुआ है, और अगर कोई ऐसा आपको एमसीक्यूज या कोई ऐसा सब्जेक्टिव पार्ट, कोई ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन, कोई ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन आपको नज़र आता है कि जिसके मार्क्स जो है एग्जामिनर ने लगाए हुए हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसको ऐड नहीं किया गया, और आपके अगर आपको टोटल मार्क्स आपके जो है वो 85 में से उसने 75 दिए हुए हैं, लेकिन जब आपने काउंट किए हैं तो वो काउंट करके 79 बन रहे हैं, तो तब आप मुतालबा कर सकते हैं कि आपके मार्क्स को बढ़ाया जाए और आप जो है अल्टीमेटली वो 75 आपके 79 में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा दूसरा क्या होता है कि आपका कोई क्वेश्चन चेक्ड ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक सवाल को अटेम्प्ट किया और वो चेक नहीं हुआ हुआ, तो व्हाट हैपन्स मोस्ट ऑफ द टाइम इज़ कि आपके आंखों के सामने उस पार्ट जो कि चेक नहीं हुआ हुआ उसके ज़ीरो मार्क्स लगाए जाते हैं, और आपके जितने नंबर होते हैं आपके नंबर अल्टीमेटली उतने ही रहते हैं। और ये एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि बच्चे इंतहा के ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं, इंतहा के वो जो है मेंटली तौर पे जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। और इसके अलावा ये हो जाता है कि अगर आपने जो है लाइक मेन जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो यही होती हैं कि आपका या तो कोई क्वेश्चन अनचेक्ड रह गया, या कोई जो है वो चेक हुआ हुआ है लेकिन उसके मार्क्स ऐड नहीं हुए। इसके अलावा बच्चों को ज़्यादा कुछ इससे हासिल होता नहीं है, इट्स वेरी रेयर। 1000 में से शायद एक बच्चा कोई ऐसा होगा कि जिसको जो है वाकई वो रीचेकिंग करे तो रीकाउंटिंग का मसला बन जाए और इसके मार्क्स बढ़ जाएँ, वरना बच्चे ट्रॉमेटाइज होते हैं कि उनके पहले शॉट में अगर 2 में से 1 लगाए हुए हैं तो अगले तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस में सिर्फ 1 ही मार्क लगा हुआ है, चाहे उन्होंने उसको बहुत अच्छा अटैम्प्ट किया हुआ है, चाहे बुरा किया हुआ है, जैसा भी किया हुआ है, एक एक नंबर ही लगा हुआ है। एंड दिस इज़ द सैड रियलिटी ऑफ द एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान एज वेल। तो एक तो आपके पास आ जाती है रीकाउंटिंग या रीचेकिंग की ऑप्शन। दूसरा, अब ये वो बच्चे होते हैं कि जिनके मार्क्स उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ना आए, तो वही सोचने लग जाते हैं कि यार हम फिर एमडी कैट भी नहीं देते, क्योंकि एमडी कैट का तो एग्रीगेट जो है वो 94-93% तक रहेगा, हम तो फुल जोर भी लगा लें तो हमारी इतनी परसेंटेज नहीं बन सकती। तो उनको मैं एक ये इल्तिजा ज़रूर करूँगा कि देखें आपने एफएससी का एग्ज़ाम दिया, एफएससी के एग्ज़ाम में आपके जैसे भी मार्क्स आए, आपने अल्टीमेटली जो है वो आपको लाइक रिज़ल्ट आ गया, अब आपके जहन में और आपके हाथ में ऐसे जितना ज़्यादा कुछ है नहीं अनटिल आपका एमडी कैट कंडक्ट होता है। तो बात ये आ जाती है कि देखें आपने एमडी कैट का एग्ज़ाम अगर उसके लिए रजिस्टर करवाया हुआ है तो वो आपने एग्ज़ाम देना लाजमी है, क्योंकि आपने 9000 या 13000 जितनी भी फीस एमडी कैट की जमा करवाई है, इट्स द हार्ड अर्नड मनी ऑफ यू और योर पेरेंट्स, तो आपने उसको ज़ाया नहीं जाने देना। इसी तरह एमडी कैट की तैयारी आप 3-4 माह से कर रहे हो, आप यू कैन नॉट लेट इट स्किप इतने आराम से। एमडी कैट तो बच्चे लाजमी देना है। अब एमडी कैट के बाद ना 2 सिचुएशंस आती हैं। एमडी कैट आपने दिया और बेशक आपके 180 में से 180 मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन फिर भी आपका एग्रीगेट नहीं बनता। देखें इट्स नॉट अ लाई, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, या ये कोई बड़ी वो नहीं है कि जी आपका जो एग्रीगेट है वो इस दफ़ा जो है 94% के अराउंड ही रहेगा। चाहे आप वैलिडिटी पॉलिसी लगाते हैं, चाहे आप उसका कोई इक्विवेलेंस फार्मूला लगाते हैं, आपका एग्रीगेट 94 के अराउंड ही रहेगा। 180 में से 180 लेने के बाद भी अगर आपका वो 94 वाला मार्जिन जो है या जो वो मार्क है वो आप बीट नहीं कर सकते, फिर 2 चीज़ें आती हैं। एक आपके आते हैं इम्प्रूवमेंट के पेपर्स, इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम्स। लेकिन इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम्स की एक आपको मैं हकीकत बता दूं, इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम्स आपके एग्रीगेट के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ तब ऐड होते हैं कि जब आपका जो एमडी कैट है वो ख़ुद या उसका रिज़ल्ट जो है बेतहाशा डिले हो जाए। आपका जो एफएससी का रिज़ल्ट होता है इम्प्रूवमेंट का, वो कुछ महीनों बाद जाके आता है, आपके एग्ज़ाम्स के फ़ौरन नहीं आ जाता। एंड पिछले साल से पहले पहले जब कभी भी इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम्स होते थे तो उनका रिज़ल्ट हमेशा एडमिशन्स क्लोज होने के बाद ही आता था, एक्सेप्ट फॉर 1 ईयर। ये उस साल और ये पिछले साल ऐसा हुआ कि आपका एक तो एग्ज़ाम बहुत डिले हुआ,
फिर इसका रिजल्ट बहुत डिले हुआ, कभी सजाब एमयू का केस चल रहा है, कभी केएमयू का केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, और वो आपका रिजल्ट रिकंडक्ट हो रहा है, आपका रिजल्ट वो इतना डिले हो गया, आपके जो एडमिशन्स हैं इतने लेट क्लोज हुए कि इम्प्रूवमेंट के एग्जाम्स का रिजल्ट तब तक आ चुका था। तो जब आपके एडमिशन क्लोज नहीं हुआ और इम्प्रूवमेंट का रिजल्ट आ गया है तो आप उस अपने इम्प्रूवमेंट वाले रिजल्ट को यूज़ कर सकते हो। बट आपको ये चीज़ जहन में रखने की ज़रूरत है, अगर एवरीथिंग हैपन्स अकॉर्डिंग टू द टाइम लाइन, एडमिशन्स क्लोज अगर टाइमली होते हैं, इस साल एमडी कैट अब मजीद डिले नहीं होता और आपका रिजल्ट वगैरह सब कुछ टाइमली आ जाता है, तो आपके इम्प्रूवमेंट के एग्जाम्स काउंट नहीं होंगे। बट अगर आपका एग्रीगेट नहीं बन रहा और आपको नज़र आ रहा है कि यार नहीं बनेगा, तो इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई ज़रूर कर दें, क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे कि जिनका जब रिज़ल्ट आएगा वो किसी और प्रोग्राम में अगर एडमिशन लेते भी हैं या नहीं लेते, उनको होगा कि यार मेरे 93.6% आए एग्रीगेट, मैं रिपीट कर लेता हूँ, इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम्स दे देता हूँ, क्या पता मेरा 94 से ऊपर एग्रीगेट चला जाए, तो मैं उसको अच्छी तरह से अवेल कर लूँगा। इसी तरह आपने अगर पाकिस्तान में किसी भी अच्छी फील्ड में जाना है ना, किसी अच्छे प्रोग्राम में जाना है, चाहे वो एमबीबीएस नहीं भी है, चाहे वो बीडीएस है, या चाहे वो फार्म डी है, बीएसएन में जाना है, किसी भी जगह पे जाना है, तो कहीं ना कहीं आपका जो भी एग्ज़ाम होता है ना, एफएससी के अलावा उसकी वेटेज होती है। एमडी कैट की जिस तरह वेटेज है उस तरह पीयू का टेस्ट होता है, जीसी का टेस्ट होता है, आपकी बहुत सी अलग दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूसैट का टेस्ट होता है। तो आपका एफएससी में चाहे जो भी वेटेज हो, आपके बाकी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनकी भी अच्छी खासी वेटेज होती है। तो अगर आपने किसी भी प्रोग्राम में जाना है, आपको अच्छा परफॉर्म उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के टेस्ट के लिए करना पड़ेगा, अच्छा परफॉर्म, अगर आप किसी अच्छी जगह पर जाना चाहते हो। एमडी कैट नहीं क्लियर होता, एमडी कैट में नहीं जा पाते हो, नम्स अगर देते हो तो नम्स में अच्छा एग्रीगेट चाहिए आपको, नम्स एमडी कैट अच्छा दोगे तो एग्रीगेट बनेगा, पीयू का टेस्ट अच्छा दोगे तो एग्रीगेट बनेगा, जीसी का टेस्ट अच्छा दोगे तो एग्रीगेट बनेगा। तो अल्टीमेटली एफएससी में अच्छे मार्क्स ना आ जाना इज़ नॉट द एंड ऑफ द थिंग। आपने आगे भी जो टेस्ट देना है उसमें अच्छा परफॉर्म करोगे तो एग्रीगेट क्या पता बन जाए, आपको नहीं पता, ये चीज़ आपके इख्तियार में या हाथ में नहीं है। जो अल्लाह के फैसले हैं वो अल्लाह को बेहतर पता है। आप बस इस उम्मीद के साथ, आप इस जज्बे के साथ एग्ज़ाम अगला दो कि यार जो हो गया वो हो गया। अब मैंने जो अगला एग्ज़ाम देना है, जिसमें मैंने इतने पैसे लगा दिए, जिसमें मैंने इतनी मेहनत कर दी है, मैंने उसको इतना अच्छा परफॉर्म करना और अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह मुझे उसका बस अजर दे और मेरी मेहनत का जो है मुझे सिला मिल जाए। और फिर आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो रिपीट करते हैं, तो मैं उनको ये रिकमेंड करता हूँ कि आपने एमडी कैट भी देना है इस दफ़ा का, अगर आपका एग्रीगेट नहीं भी बनता और आपको लग रहा है कि नहीं बनेगा, आप एमडी कैट दें इस दफ़ा का, आप उसके बाद इंप्रूवमेंट के एग्जाम भी दें, और इंप्रूवमेंट के एग्जाम के बाद आप अगले साल का भी एमडी कैट दें। वी ऑल नो एमडी कैट इज़ वैलिड फॉर 3 ईयर्स। तो आपका क्या पता आप अगले साल जब एमडी कैट दो, आपका बेहतर जो है उसमें स्कोर आ जाए और आप जो उस वाले को यूज़ कर लो, या क्या पता आप अगले साल एमडी कैट दो, अगले साल एमडी कैट बहुत मुश्किल है, आपका स्कोर कम हो, तो आप पिछले साल वाले यानी इस साल वाला एमडी कैट यूज़ कर लो। तो हमेशा आपने सोचना है तो ऑप्टिमिस्टिक सोचना है और अपने फ्यूचर को जहन में रखते हुए सोचना है। ये नहीं अच्छा जी एफएससी में नंबर नहीं आया, हाय जी मैं लुट गया, मैं मर गया, मैं रोने लग जाऊं और मैं 10 दिन के लिए पढ़ना ही बंद कर दूं, जो एमडी कैट की सारी मेहनत की हुई है वो भी पानी में गई, वैसे भी सारा जो है ज़ाया कर देना, खुद को मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार हो जाना। तो ऐसे नहीं है, आपने प्रैक्टिकली सोचना है। अगला एग्जाम भी उतना इंपॉर्टेंट है जितने आपके पिछले एग्जाम्स हैं। एफएससी इंप्रूवमेंट का भी ऑप्शन अगर आपने रिपीट करना है, उसके बाद अगला एमडी कैट भी देना है ताकि जिसमें ज़्यादा नंबर हो उसको आप यूज़ कर सको। और मोर और लेस जो है बातें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो यही हैं। अगेन उन तमाम बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि जिन्होंने अच्छा स्कोर किया और जिन्होंने पोजीशंस और हाई अचीवर्स हैं, पोजीशंस हासिल की हैं और अपनी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरे हैं। और वो बच्चे के जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके उनके लिए ढेर सारी दुआएं हैं। और बस मैं आप लोगों के साथ हमेशा मौजूद हूँ। अगर आपको कोई भी मसला है आप मेरे से शेयर करें, आपको कोई हेल्प चाहिए एमडी कैट से रिलेटेड, तो आपके लिए हमारा प्लेटफॉर्म मेडेक्सेल भी हाजिर है। और हम जिस तरह भी आपको हेल्प कर सकते हैं, हेल्प करने के लिए हम लोग ज़रूर आपकी कोशिश करेंगे। एंड बस ये है कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अभी भी 50% ऑफ द एग्रीगेट इज़ रिमेनिंग। अभी भी यू कैन टर्न द टेबल्स अराउंड, अभी भी यू कैन गिव अ गुड फाइट फॉर योर ओन फ्यूचर। तो आपने बस जो अभी हिम्मत नहीं हारनी, लगे रहें, डटे रहें और इंशाल्लाह आपको आपकी मेहनत का जो सिला है वो ज़रूर मिलेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।